नमस्कार। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्लेन वीव एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी साधारण बुनाई और उसके व्युत्पन्न। सादा बुनाई, प्लेन वीव। प्लेन वीव वह होती है जिसमें प्रत्येक वार्प और प्रत्येक वेफ्ट बारी बारी से एक वर्गाकार पैटर्न में प्रत्येक वार्प और वेफ्ट के ऊपर और नीचे से गुजरते हैं। बुनाई की परिभाषा के अनुसार ताना और बाने का इंटरलेसमेंट, एक ताना एक बार ऊपर और एक बार नीचे जाना चाहिए, इसलिए न्यूनतम 2 ताना की आवश्यकता होती है। इसी तरह एक बाना कम से कम एक बार ताने के ऊपर और एक बार नीचे से निकलना चाहिए, इसलिए न्यूनतम 2 वेफ्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार न्यूनतम रिपीट का जो साइज है प्लेन वीव में वो 2x2 होता है और इस संरचना को सादा बुनाई कहा जाता है, यानी 2x2 मिनिमम रिपीट पर 1 अप 1 डाउन के मैनर में जो बुनाई की जाती है वो सादा बुनाई कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन वीव, यानी सादा बुनाई के लक्षण या सादा बुनाई की विशेषताएं। यह पहली बुनियादी बुनाई है, यानी पहली बेसिक वीव है। न्यूनतम रिपीट का साइज 2 एंड्स और 2 पिक्स पर दर्शाया जाता है, यानी ग्राफ पेपर पर जब हम बनाएंगे तो इसको 2 एंड्स और 2 पिक्स यानी 2x2 पर दिखाया जाएगा। यह सबसे मजबूत कपड़े का निर्माण करती है। ये प्लेन वीव जो है, सबसे मजबूत कपड़ा बुना जाता है प्लेन वीव के द्वारा। यह सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला कपड़ा, लगभग 80% कपड़ा जो है प्लेन वीव से बनाया जाता है। यदि ताना और बाने के धागे संतुलित हैं, यानी बैलेंस्ड हैं, जिनकी यानी एक ही मोटाई यानी एक ही काउंट और पर यूनिट स्पेस में नंबर ऑफ थ्रेड्स समान रूप में हैं, एक ही समान हैं, तो वे एक समान रूप से बैंड होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जो कर्व बनाते हैं वो एक समान बनाते हैं। बनावट किसी अन्य साधारण कपड़े की तुलना में सबसे मजबूत और एक समान होती है, क्योंकि अगर बैलेंस है तो इसमें बैंड एक इक्वल बैंड है, इक्वल स्ट्रेंथ से बनता है और इक्वल ही सेट इसका होता है। कैनवास, कंबल, डक, फिल्टर जैसे बहुत ही महीन या हल्के जैसे कैम्ब्रिक, मलमल, पट्टी से कपड़ों की एक विस्तृत विविधता का उत्पादन प्लेन वीव के द्वारा किया जा सकता है। टैबी, कैलिको, अल्पका जैसे व्यापारिक नाम प्लेन वीव से बने हुए कपड़ों के होते हैं। ड्राफ्टिंग, इस वीव को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग सामान्य रूप से सीधे यानी स्ट्रेट ड्राफ्ट या स्किप ड्राफ्ट के प्रकार की होती है। 2 हील शाफ्ट का हल्के कपड़े के लिए उपयोग किया जाता है, जो हल्के जिनकी डेंसिटी कम होती है उनको बनाने के लिए 2 हील शाफ्ट काम में लिए जाते हैं। 4 हील शाफ्ट का सादे सिंपल और थोड़े हैवी कपड़े को बनाने के लिए, जिनमें थोड़ा घनत्व ज़्यादा होता है, उन थ्रेड डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें 4 हील का उपयोग किया जाता है। 6 हील शाफ्ट का अधिक हाई क्वालिटी कपड़े का, सादा कपड़े का निर्माण करने के लिए 6 हील शाफ्ट का उपयोग किया जाता है। बुनाई या डिज़ाइन कपड़े के उत्पादन का मुख्य हिस्सा है। कपड़े का डिज़ाइन या बुनाई उस तरीके से होती है जिसमें कपड़े का उत्पादन करने के लिए ताना और बाने की धागे को एक दूसरे के साथ इंटरलेस किया जाता है। इसे दर्शाने के लिए एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है, जहां कपड़े के डिज़ाइन का रेखांकन किया जाता है, यानी ग्राफ पेपर के ऊपर इस डिज़ाइन को कैसे दिखाया जाता है वो हम आगे देखते हैं। ग्राफ पेपर पर ताने और बाने के ऊपर दिखाने के लिए एक मार्क लगाया जाता है, यानी ताने को बाने के ऊपर हमें दिखाना है जब वार्प अप होगा बाने के। अतः जहाँ वर्ग में निशान मार्क लगा होता है वहाँ वार्प अप और वेफ्ट डाउन होता है, तथा जहाँ वर्ग खाली है वहाँ पर स्क्वायर जो है, ग्राफ पेपर के जो स्क्वायर्स पे हम बनाते हैं, तो
मार्क का मतलब होता है वार्प अप और वेफ्ट डाउन, जबकि जहाँ मार्क बॉक्स खाली है वहाँ पर वार्प डाउन और वेफ्ट अप होता है। न्यूनतम रिपीट का जो साइज़ है वो 2 एंड्स और 2 पिक्स पर बनाया गया है, यानी कि 2x2 पर प्लेन व्यू को बनाया गया है। एक ताना व एक बाना कम से कम एक बार ऊपर और एक बार नीचे होना चाहिए। प्लेन व्यू की ये खासियत है कि उसके रिपीट में एक बार एक ताना और बाना एक बार ऊपर और एक बार नीचे होना चाहिए, इसलिए न्यूनतम 2 वार्प व 2 वेफ्ट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार न्यूनतम रिपीट का आकार 2x2 है और इसे सादा बुनाई कहा जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर दो फिगर दिखाए गए हैं। पहला, इसमें रेड और ब्लू कलर से वार्प और वेफ्ट को दर्शाया गया है। रेड कलर में वार्प है और ब्लू कलर में वेफ्ट है। और दूसरे फिगर में 2x2 साइज पर ग्राफ के बॉक्सेस दिखाए गए हैं। तो पहले जब हम फ्लैट व्यू को देखते हैं उसमें पहला वार्प पहले वेफ्ट के ऊपर है, यानी वार्प अप है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ में एक क्रॉस का निशान यहाँ लगाकर उसको रेड कलर से हाईलाइट किया है। दूसरे पिक के पहला वार दूसरे पिक के नीचे है, तो यहाँ हमने बॉक्स को खाली छोड़ दिया ग्राफ में। नाउ दूसरा एंड की अब हम फिलिंग करते हैं। तो क्योंकि ये वार्प डाउन है और वेफ्ट अप है, तो इस बॉक्स को हम खाली छोड़ेंगे। और दूसरा जो है वार्प दूसरे वेफ्ट के ऊपर है, यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया। इस तरह ये 1 अप 1 डाउन, अप 1 अप जहाँ क्रॉस है और 1 डाउन जहाँ खाली है। दूसरे में 1 डाउन 1 अप हो गया। इस तरह ये प्लेन व्यू हमारा बन गया है। डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेन व्यू, सादा बुनाई के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न या डेरिवेटिव क्या होते हैं? डेरिवेटिव वो होते हैं जो मूल संरचना में कुछ परिवर्तन कर या संशोधन कर अन्य रूप में उसको बनाया जाता है, वह उसका व्युत्पन्न या डेरिवेटिव कहलाता है। नीचे दिए गए चार्ट में सादा बुनाई के डेरिवेटिव और संशोधनों को दिखाया गया है, जैसे ताना रिब नियमित और अनियमित, बाना रिब नियमित और अनियमित, और मैट रिब नियमित और अनियमित। देखिए ये कैरेक्टराइज इसको डेरिवेटिव्स को दिखाया गया है इसमें। डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेन व्यू, रिब में वार्प और वेफ्ट रिब, रेगुलर वार्प रिब, रेगुलर वार्प रिब, रेगुलर वेफ्ट रिब और इरेगुलर वेफ्ट रिब। इसी तरह मैट और ऑफसेक और बास्केट, रेगुलर मैट, ऑफसेक, बास्केट, इरेगुलर ऑफसेक, बास्केट और मैट, स्टिच्ड बास्केट और फैंसी मैट या बास्केट। पहला, रिब वेव। रिब बुनाई एक मूल बुनाई पैटर्न ही है जिसमें पसलियों की संरचना उसकी प्रमुख विशेषता होती है, यानी कि पसलियों का स्ट्रक्चर, पसली जैसा स्ट्रक्चर इस डिजाइन में बनता है। इस तरह की बुनाई में ताना यार्न और बाना यार्न अलग अलग चौड़ाई के होते हैं। आमतौर पर ताना बाना यार्न एक दूसरे की तुलना में अधिक मोटे होते हैं, जो पसलियों की श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पसलियों की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थिति श्रृंखला के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, वार्प रिब यानी ताना रिब और वेफ्ट रिब यानी बाना रिब। वार्प रिब यानी ताना रिब, ये सादे बुनाई का ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल एक्सटेंशन होता है, अर्थात इस वीव के एक रिपीट में ताने के धागे 2 होते हैं, जबकि बाने की संख्या रिब की साइज के अनुसार होती है। इसमें ईपीआई इज ग्रेटर देन पीपीआई होते हैं। वैकल्पिक रूप से फाइन एंड्स, कोर्स एंड्स या स्लैक एंड्स या टाइट एंड्स का उपयोग करके लाइनों को या रिब्स को हाईलाइट किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम तब उत्पन्न होते हैं जब उच्च ताना सेट, जिसमें ताना एंड्स लगभग पूरी तरह से वेफ्ट को ढकता है। ये बनावट के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। रिब का बेस्ट इफेक्ट जो है वो तब प्राप्त होता है जब रिब
जो फ्लोट बनता है, जो वार्प का फ्लोट बनता है वेफ्ट के ऊपर से, और वो वेफ्ट के फ्लोट्स पूरे वेफ्ट को कवर कर लेते हैं, तो वहाँ पर रिब का एक मैक्सिमम इफेक्ट हमें दिखाई देता है। यहाँ पर जो रिब बनते हैं वो रिब कुछ थ्रेड्स के ऊपर से फ्लोट करते हैं, और वो फ्लोट के कारण ही यहाँ पर रिब संरचना या रिब जैसी पसलियों जैसा ढांचा या स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। यदि रिब ऊपर और नीचे समान है तो इसे रेगुलर रिब कहा जाता है, जैसे आगे चित्र अनुसार 4 अप 4 डाउन रिब का दिखाया गया है, 4-4 रिब दिखाया गया है। यानी कि जो फ्लोट बन रहा है वार्प का रिब के ऊपर, वो फ्लोट अगर एक समान है, समान थ्रेड्स पर रिब फ्लोट कर रहा है तो वो रेगुलर होगा, और अगर असमान स्थिति में है तो उसको इर्रेगुलर रिब कहते हैं। जैसे यदि रिब ऊपर और नीचे असमान है तो इसे अनियमित रिब कहा जाता है, जैसे चित्रानुसार आगे 3-2 रिब दिखाया गया है। यहाँ फिगर में 2 रिब हमने ग्राफ पेपर पर बनाए हैं। देखिए किस तरह बनाते हैं। जब हमें वार्प रिब बनाना होता है, रेगुलर वार्प रिब, तो उसके लिए हमने देखिए ताना 2 या एंड्स जो हैं 2 ही लिए हैं इसमें, जबकि हमने वेफ्ट इसमें 8 लिए हैं। तो पहला जो शेड होगा उसमें 4 वेफ्ट इंसर्ट होते हैं, यानी कि 4 थ्रेड्स के ऊपर से, 4 वेफ्ट के थ्रेड्स के ऊपर से वार्प का थ्रेड फ्लोट कर रहा है पहला, और अगले 4 के नीचे से। तो इस तरह ये फर्स्ट थ्रेड हो गया, और दूसरा जो थ्रेड है वो पहले 4 के नीचे से और दूसरे 4 के ऊपर से फ्लोट कर रहा है। तो ये जो रिब बन रहा है वो 4-4 का समान साइज में बन रहा है, इसलिए ये रेगुलर वार्प रिब है। इसका ड्राफ्ट जो है 2 हील्स पर हमने बनाया हुआ है, 1-1, और एक प्लान क्योंकि स्ट्रेट ड्राफ्ट है, प्लेन ड्राफ्ट है, तो जैसे वीव है वैसा ही इसका बैक प्लान बनेगा। नाउ इरेगुलर दूसरा जो है इरेगुलर वार्प रिब है, जिसमें 3 और 2, यानी पहला जो थ्रेड है 3 का 3 थ्रेड्स के ऊपर से फ्लोट कर रहा है, यानी कि पहले सेट में हमने 3 पिक इंसर्ट किए हैं, जिससे कि पहला ताना 3 के ऊपर और 3 के नीचे चला गया। और दूसरे जो शेड में जब दोबारा शेड चेंज करके हमने वेफ्ट इंसर्ट किया तो 2 पिक उसमें डाले, और ये इस तरह 3 और 2 का रिब बन गया। ब्लू कलर से रिब्स को हाईलाइट करके इसमें दिखाया गया है, क्रॉसेस से अप थ्रेड का वार्प का अप दिखाया गया है। दोनों थ्रेड्स में इस तरह ये रेगुलर वार्प और इरेगुलर वार्प रिब ग्राफ पेपर पर बनाया जाता है। दूसरा है वेफ्ट रिब यानी बाना रिब। यह ताना पसली के विपरीत है, यानी कि वार्प रिब के बिल्कुल विपरीत होता है। ये सादा बुनाई का ही क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन होता है, अर्थात इस वीव के एक रिपीट में बाने के धागे 2 होते हैं, जबकि ताने की संख्या रिब की साइज के अनुसार होती है। इसमें पीपीआई इज ग्रेटर देन ईपीआई होते हैं। ये बनावट के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। यदि रिब ऊपर और नीचे समान है तो इसे नियमित यानी रेगुलर रिब कहा जाता है, जैसे कि चित्र में 4-4 रिब दिखाया गया है आगे। यदि रिब ऊपर और नीचे असमान है तो इसे अनियमित इरेगुलर रिब कहा जाता है, जैसे कि आगे चित्र में 3-2 का रिब दिखाया गया है। देखिए यहाँ ग्राफ पेपर पर हमने जो साइज लिया है उसमें यार्न वार्प का जो यार्न है वो 8 हमने 8 थ्रेड लिए हैं वार्प एंड्स, और पिक जो लिए हैं वो 2 लिए हैं। तो देखिए पहला जो है फर्स्ट जब वेफ्ट इंसर्ट होता है वो 4 वार्प के नीचे से और 4 वार्प के ऊपर से निकलता है। तो इस तरह 4-4 रेगुलर रिब वेफ्ट रिब बन गया। इसी तरह जब हम इरेगुलर वेफ्ट रिब बनाएंगे तो उसमें हमने 5, क्योंकि 3-2 का हमने रिब बनाया है, तो 3 + 2 5
5 एंड्स और 2 वेफ्ट्स पर बनाया है। तो पहले 3 वार्प अप रहेंगे और दूसरे में 2 वार्प अप रहेंगे। तो क्रॉस से इनको अप दिखाया गया है और ब्लू कलर से इनको हाईलाइट करके रिब्स को दिखाया गया है। तो ये इस तरह जो फ्लोट बन रहे हैं, ये फ्लोट ही रिब कहलाते हैं। ऑफसेट, मैट और बास्केट की ये सादा बुनाई का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में एक समान विस्तार होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वार्प रिब एंड वेफ्ट रिब दोनों समान रूप से जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जब किया जाता है और एक स्क्वायर का निर्माण होता है, स्क्वायर बनता है, अर्थात इस वीव के एक रिपीट में ताने और बाने की संख्या बास्केट की साइज के अनुसार होती है। यानी कि हमें जो बास्केट बनाना है या हॉपसेक बनाना है, उसकी जो साइज़ रखनी है, उसका जो स्क्वायर बनाना है, वो सेम होता है, सेम साइज़ होती है उसकी। ये बनावट के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। रेगुलर हॉपसेक, यदि रिब वर्ग, रिब का स्क्वायर या ऊपर और नीचे समान है तो इसे नियमित रेगुलर हॉपसेक बास्केट रिब कहा जाता है। जैसे आगे चित्र के अनुसार 4 बास्केट रिब बनाया गया है। इरेगुलर हॉपसेक, यदि रिब वर्ग, रिब का जो स्क्वायर बनता है वो ऊपर और नीचे असमान है तो इसे अनियमित इरेगुलर हॉपसेक या बास्केट रिब कहा जाता है। जैसे आगे 3-2 बास्केट रिब में दिखाया गया है। रेगुलर हॉपसेक देखिए, पहला रेगुलर हॉपसेक में 4-4 यानी 4 थ्रेड्स, वार्प और वेफ्ट साइज दोनों ही तरफ 4-4 का एक स्क्वायर हम ये बनेगा। और ये फर्स्ट हाफ में 4 जो है ये अप रहेंगे और अगले हाफ 4 सेम वो जो है डाउन रहेंगे। इधर जब थ्रेड्स, वार्प के थ्रेड्स का सेकंड हाफ जो है वो 4 डाउन रहेंगे और अगले 4 अप रहेंगे। इस तरह ये 4-4 का रेगुलर रिब तैयार हो गया। रेगुलर हॉपसेक। नाउ इरेगुलर हॉपसेक में क्योंकि 3 और 2 यानी कि एक बास्केट या एक रिब हमारा 3x3 का बनेगा और दूसरा जो है 2x2 का बनेगा। दोनों बॉक्सेस की साइज़ अलग अलग है। तो यहाँ पर 5x5 पर हमने बनाया है। पहले 3x3 का बास्केट बनेगा, जिसको हमने क्रॉस से और ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखाया है। अगले जो 2 है 2x3, 3x2, 3 एंड्स और 2 पिक्स, ये डाउन होंगे। इधर नेक्स्ट जो है 2 वार्प एंड्स डाउन होंगे अप टू 3 पिक्स और 2 पिक्स के ऊपर ये अप होंगे। तो इसको हमने क्रॉसेस से बनाया है, एक 3x3 का बॉक्स और एक 2x2 का बास्केट। तो इस तरह ये हमारी इरेगुलर हॉपसेक तैयार होगी। स्टिच्ड हॉपसेक भी, हॉपसेक बास्केट रिब के फ्लोट्स अधिक लंबे होने की स्थिति में फ्लोट्स को स्टिच कर दिया जाता है, जिसे स्टिच्ड हॉपसेक कहा जाता है। यानी कि ये जो रिब हमने बनाया 3x3, 4x4, 5x5, तो जब जैसे जैसे इसका फ्लोट साइज बढ़ता चला जाएगा तो इसको, क्योंकि फ्लोट जो है अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो वो लूज रहते हैं, थ्रेड्स लूज रहेंगे और लूज रहने के कारण कपड़े की मजबूती को प्रभावित करते हैं। इसलिए उनको कहीं उसको स्टिचिंग करके, उन फ्लोट्स को बीच बीच में स्टिचिंग करके उस हॉपसेक को बनाया जाता है। तो वो स्टिच्ड हॉपसेक कहलाता है। चौथा टाइप है फैंसी मैट या हॉपसेक वीव। फैंसी तरीके से स्टिच कर इनका निर्माण किया जाता है। ये भी स्टिचिंग हॉपसेक का ही एक दूसरा प्रकार है जिसको फैंसी तरीके से बनाया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: बार्लेकॉर्न हॉपसेक और ट्विल्ड हॉपसेक। स्टिच्ड हॉपसेक भी, हॉपसेक में बड़ी फ्लोट्स के कारण टाँके, स्टिचेस लगाए जाते हैं। कपड़े में दृढ़ता लाने के लिए इन टाँकों का प्रयोग किया जाता है। सिलाई कहीं भी हो सकती है, केंद्र में यानी सेंटर में, डायगोनली या अतिरिक्त धागों को लगाकर। यह सिलाई केंद्र में या बाना, अगर अतिरिक्त धागा ताना रूप में या बाना रूप में लगाकर
वार्प स्टिच और वेफ्ट स्टिच तरीके से इसको बनाया जा सकता है। स्टिच्ड ऑफसेट वीव ग्राफ पर कैसे बनेगा, देखिए यहाँ हमने 4 स्टिच बास्केट लिया है 8x8 की साइज पर, जिसके 4x4 के 4 सेक्शंस हमने बना दिए, 4 स्क्वायर बने हुए हैं। फर्स्ट स्क्वायर और उसके डायगोनली जो स्क्वायर है उसमें हमने बास्केट बनाया है, और जो लेफ्ट अपर टू राइट लोअर तक साइड के डायगोनल में जो है सेक्शन, उनको हमने खाली रखा था। लेकिन यहाँ पर हमने इनको रेगुलर ऑफसेट में कुछ चेंजेस किए। देखिए रेगुलर ऑफसेट के चारों कॉर्नर्स के 4 मार्क हमने हटा दिए और यहाँ हमने ब्लैंक कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर वार्प के थ्रेड्स डाउन चले गए, और जो खाली वाला सेक्शन है ऊपर, उसके चारों कॉर्नर्स को हमने क्रॉस करके अप कर दिया है, वार्प अप कर दिया है। और इसी तरह डायगोनली दोनों जो हॉपसेक्स हैं उनमें ये निशान हमने लगा दिए हैं, और ये हमारा अब जो हॉपसेक है ये स्टिच हो गया है, क्योंकि पहले 4 का फ्लोट और 4 का फ्लोट था, लेकिन अब इसमें जो फ्लोट है वो छोटे हो गए, और ये इस तरह मजबूती इसकी थोड़ी बढ़ गई है। इसी तरह सेंटर स्टिच, देखिए यहाँ हमने 5x5 का बास्केट बनाया, 5x5 का, तो ये 10x10 की साइज़ पर हम बनाएंगे। 4 सेक्शंस हमने 5x5 के लिए हैं, और 5x5 के इस ऑफसेट को हमने मार्क कर दिया है। इन मार्क करने के बाद जो अप है, जो सेंटर का जो थ्रेड है हमारा, 3rd नंबर का वार्प यार्न जो है, वार्प एंड जो है, उसको ऑफसेट के सेंटर से, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में मार्क हमने हटा दिया, और अगले खाली वाले में बिल्कुल सेंटर में हमने मार्क लगा दिया। इसी तरह दूसरे ये देखिए इस सेक्शन में खाली वाले में सेंटर में मार्क लगा दिया और हाईलाइट कर दिया, और ऊपर वाले बॉक्स में वहाँ से मार्क हटा दिया है। तो इस तरह ये सेंटर में, क्योंकि इसके बिल्कुल सेंटर का जो मार्क था उसको हमने स्टिचिंग के लिए यूज़ किया है। जहाँ फ्लोट बन रहा है उसको हमने मार्क हटाकर वार्प को वेफ्ट के नीचे कर दिया, और जहाँ फ्लोट बास्केट बैक साइड में था उसको अप करके और स्टिच कर दिया है। तो इस तरह ये स्टिच किए हुए बास्केट, ये सेंटर स्टिच बास्केट बन गया है। बी, वार्प स्टिच्ड ऑफसेट वीव, यानी जब हम स्टिचिंग के लिए वार्प एक्स्ट्रा थ्रेड वार्प के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको वार्प स्टिच डबल क्लॉथ कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, पहले हमने 4x4 का बास्केट बनाना था, लेकिन हमने दोनों बास्केट्स को स्टिच करने के लिए 2 थ्रेड वार्प के हमने इंसर्ट कर दिए यहाँ पर। तो हमारी जो साइज़ है वो 10x8 हो गई, 10 वार्प एंड्स हो गए और 8 वेफ्ट हो गए। अब इसमें पहले 4x4 का जो बास्केट जैसा बनना था वैसा ही बनता, लेकिन यहाँ हमने पहले 2 थ्रेड्स बास्केट के लिए, फिर स्टिचिंग वार्प ले लिया, और उसके बाद फिर पहले बास्केट के 2 थ्रेड लिए, फिर दूसरे बास्केट के 2 थ्रेड लिए, और सेंटर में दूसरा जो यार्न है स्टिचिंग यार्न वार्प का वो हमने इंसर्ट कर दिया है, और फिर लास्ट में 2 हमने बास्केट के अपने नॉर्मल थ्रेड्स हमने लिए हैं। अब इसको बनाने के लिए देखिए बास्केट वाले जो हैं वो तो मार्क हमने बिल्कुल एज इट इज जो बास्केट को फिल करते हैं वैसा कर दिया है, और दोनों बास्केट हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद जो स्टिचिंग थ्रेड्स हैं वार्प हमारे वार्प के, उसको हमने प्लेन वीव से फिल कर दिया, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन। इसी तरह जब पहला थ्रेड यहाँ, क्योंकि 1 अप था तो यहाँ हम डाउन से शुरू करेंगे, तो ये प्लेन वीव फिल हो गई दोनों थ्रेड्स में, और इस तरह ये जो है वार्प स्टिच ऑफसेट वीव तैयार हो गया। यहाँ पर ब्लू कलर जो दिखाया गया है वो बास्केट के थ्रेड्स हैं, बास्केट यार्न है जो बास्केट बनाते हैं, और ग्रे कलर मैरून कलर जो दिखाया गया है वो
हमारे स्टिच थ्रेड्स को हाईलाइट करता है। इसी तरह वेफ्ट स्टिच्ड ऑफसेट वीव, जैसे हमने वार्प में स्टिचिंग के लिए वार्प स्टिच में वार्प के थ्रेड्स को यूज़ किया था, यहाँ पर वेफ्ट स्टिच में 2 वेफ्ट के एक्स्ट्रा थ्रेड्स हम यूज़ करेंगे स्टिचिंग के लिए। मेथड बिल्कुल वही रहेगा। 4x4 का हमने बास्केट वाला लिया है तो 8x8 की वो साइज़ और 2 वेफ्ट, तो हमारे जो वीव की साइज़ होगी वो 8 वार्प और 10 वेफ्ट यानी 8x10 पर ये वीव बनेगा। इसमें देखिए पहले 2 वेफ्ट जो है वो हमारे बास्केट के, तीसरा वेफ्ट जो है एक्स्ट्रा वेफ्ट हमने इंसर्ट किया है, चौथा और पांचवा जो वेफ्ट है वो हमारा बास्केट का है। देन 6 और 7 जो है सेकंड बास्केट, आठवां जो वेफ्ट इंसर्ट किया है वो हमारा स्टिच का हो गया, 9 और 10 फिर बास्केट के वेफ्ट हो गए। इस तरह हम इंसर्ट करेंगे बास्केट को, एज इट इज जो बनाना है हम उसी तरीके से बनाएंगे। और स्टिचिंग थ्रेड्स की 1 अप 1 डाउन के मैनर में इनको हमने फिल कर दिया है और इनको हाईलाइट करके आपको दिखाया है अलग कलर से। स्टिच थ्रेड अलग से मार्क किया गया है और ब्लू कलर जो है वो बास्केट हॉपसेक वीव का 4x4 हॉपसेक वीव बना हुआ है। तो ये हमारा वेफ्ट स्टिच हॉपसेक तैयार हो गया। फैंसी मैट, हॉपसेक को एक और नाम फैंसी बास्केट वीव या मैट वीव दिया गया है। एक फैंसी बास्केट वीव कुल 4 अप और 1 डाउन मोशन को लेकर तैयार की जाती है। थर्ड और फोर्थ अप और डाउन की पहली और सेकंड यूनिट के बिल्कुल विपरीत है। उदाहरण के लिए अगले चित्र में यदि पहले 2 4 अप और 1 डाउन है, 4 1 का रिब है और अगले 2 में 1 4 का रिब है, यानी उसका विपरीत रिब हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 10x10 4 1 1 4, तो 10x10 की साइज पर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो पहला 4, तो 4 का रिब हो गया, पहला जो रिब बनाया 4 1, दूसरा जो है 1 और 4। तो ये जो 4 सेक्शंस हम इसमें बना रहे हैं उन 4 सेक्शंस का 4 अप 1 डाउन 1 अप 4 डाउन ये मार्क करने के बाद हमने इसको एज इट इज स्क्वायर बना दिया है और इस स्क्वायर को बनाकर इस तरह जो ये फैंसी बास्केट भी तैयार हो गया। बार्लेकॉर्न हॉपसेक, इसमें कपड़े को मजबूती प्रदान करने के लिए जौक के मक्के की सिलाई की तरह एक क्रॉस ट्विल तरीके से लगाए जाते हैं, यानी डायगोनल क्रॉस लगाए जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए देखिए 10x10 पर ही हमने ये व्यू बनाया है। इसमें 4x4 का जो स्टिच्ड हॉपसेक है वो हमने बनाया 4x4 पर। उसके बाद फर्स्ट सेक्शन में जहाँ पर 4x4 को स्टिच करके बनाना होता है तो 3x3 और ये इस तरह का स्टिच कर दिया चारों कॉर्नर्स वाले, और इसी तरह इसका डायगोनली जो हमने बना दिया। अब यहाँ की जो है दूसरा जो सेक्शन है ऊपर वाला, फर्स्ट जो 5 थ्रेड्स के ऊपर, इस पर हम डायगोनली एक ट्विल बनाते हैं, डायगोनली ट्विल बना देते हैं, विकर्ण बना देते हैं क्रॉस से, सिंगल यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ राइट हैंडेड ट्विल बना दिया। और यहाँ पर नीचे वाला जो राइट हैंड का लोअर सेक्शन जो है 5x5 का, उसमें हमने लेफ्ट हैंड ट्विल बनाया है, जो कि हमारे यहाँ को रिब के जो कॉर्नर्स थे दोनों रिब्स के, लोअर और अपर रिब बास्केट जो बनाए हमने उन बास्केट्स के जो कॉर्नर हैं, किनारे हैं, उन किनारों से ट्विल डायगोनल बना दिया है क्रॉस करके। यहाँ पर 2 डायगोनल एक साथ बने हैं, क्योंकि ये 2 मार्क हैं तो यहाँ हमने 2 ट्विल डायगोनल बना दिए हैं। इस तरह ये जो है बार्लेकॉर्न, ये शेप जो है बार्लेकॉर्न शेप कहलाती है, इसलिए इसका नाम ही बार्लेकॉर्न हॉपसेक वीव है। ट्विल्ड हॉपसेक वीव,
इसमें छोटे स्क्वायर थ्रेड्स की एक श्रृंखला के द्वारा हुपसेक बनाए जाते हैं। ये बुनाई साधारण हुपसेक की तरह हार्ड नहीं होती है और इनको शूटिंग और शर्टिंग के लिए उपयुक्त माना जाता है। आगे चित्र अनुसार 8 थ्रेड सटीन बेस ट्विल बनाकर उस पर बास्केट बनाई जाती है। ये देखिए 8x8 का हमने साइज लिया है हमारे वीव का। यहाँ पर हम काउंटिंग नंबर 3 लेकर पहले एक सटीन बनाते हैं, जिसको हम ब्लू कलर, पहला मार्क बेस मार्क हमने लिया है ब्लू कलर, फर्स्ट एंड का फर्स्ट मार्क जो है ब्लू कलर से हमने लिया। उसके बाद 3 का काउंटिंग नंबर लेकर हमने एक सटीन बना दी, जो कि 3 के काउंटिंग नंबर से बनने पर जहाँ जहाँ ब्लू कलर लगे हैं ये सटीन के मार्क हैं, सटीन वीव के मार्क हैं। अब हम यहाँ पर हर एक बेस को सटीन बेस पर जो बनाया है उसको हम एक्सटेंड करेंगे वार्प और वेफ्ट वे। तो ये 2x2 पर हमने इसको बनाया है। तो ये हो गया हमारा 2x2 का बास्केट बन गया है। हर एक मार्क, बेस मार्क जो सटीन का है नीले कलर का, उसके ऊपर और नीचे और डायगोनली 3 मार्क हम जब लगाएंगे तो ये एक वर्ग बन जाए, स्क्वायर बन जाएगा, जो कि हमारा हॉपसेक बन रहा है। तो इस तरह ये जो है एक ट्विल की तरह ये हॉपसेक हमें दिखाई देंगे। देखिए बीच में सेंटर में अगर हम पूरे स्क्वायर्स को देखें तो ये हमें दिखाई देता है लेफ्ट हैंडेड ट्विल की तरह। लेफ्ट हैंडेड ट्विल इसमें बन रहा है हॉपसेक, तो इसको कहते हैं ट्विल्ड हॉपसेक वीव, क्योंकि इसमें ट्विल हमें हॉपसेक जो है ट्विल मैनर में दिखाई देते हैं। रिब एंड कॉर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन प्लेन वीव। रिब एंड कॉर्ड इफेक्ट, कॉर्ड रस्सी नुमा जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यदि ताना और बाने के बीच मोटाई, थ्रेड्स की संख्या प्रति यूनिट स्पेस, पर यूनिट स्पेस में अंतर है तो रिब और कॉर्ड प्रभाव पैदा होता है। यानी अगर हम प्लेन व्यू बनाते हैं और अलग अलग मोटाई का वार वेफ्ट लेते हैं तो वहाँ पर एक अलग इफेक्ट बनता है रिब का, वो कॉर्ड की तरह दिखाई देता है, रिब और कॉर्ड इफेक्ट दिखाई देता है। इस प्रभाव को नीचे दिए गए अनुसार अलग अलग तनाव वाले बीम, यानी कि हाई टेंशन लो टेंशन बीम एक साथ लेकर धागों का उपयोग कर बढ़ाया जा सकता है। कॉर्ड प्रभाव का सामान्य रूप से मतलब होता है लंबाई या चौड़ाई वाली रिब इफेक्ट। कॉर्ड जो बनता है वो लंबाई और चौड़ाई में बनने वाली रिब लाइंस को हम कॉर्ड कहते हैं। इस प्रभाव को बढ़ाने की एक अलग विधि निम्नानुसार है। पहली स्थिति, यदि EPI ग्रेटर देन PPI और कुछ मोटाई में हो तो पिक्स ताना के चारों ओर मुड़ते हैं। यानी ताना EPI अगर ज़्यादा हो और वार थोड़ा मोटा हो तो वेफ्ट के थ्रेड्स उसके चारों तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि वार्प में टेंशन ज़्यादा होता है और वेफ्ट में टेंशन कम होता है। तो जो लहर, ये जो लहर इस फिगर में जो दिखाई गई है, ये जो लहराती हुई ये स्ट्रक्चर बनती है, जिससे ये रिब का इफेक्ट दिखाई देता है। ताना रिब यानी वार्प रिब का स्ट्रक्चर हमें इसमें दिखाई देगा। दूसरी स्थिति, यदि मोटा और पतला ताना और बाने को वैकल्पिक रूप से ताना और बाने में एम्प्लॉय किया जाता है, नियोजित किया जाता है, तो कॉर्ड प्रभाव की प्रमुखता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अल्टरनेटली एक मोटा एक पतला वार्प और वेफ्ट सेट रखा जाए तो एक अलग कॉर्ड इफेक्ट हाईलाइट होता है। मोटा ताना एंड मोटी पिक पर और पतला एंड पतले पिक पर मुड़ता है, जैसा कि आगे फिगर में दिखाया गया। और यह प्रमुखता विकसित करता है, ये कॉर्ड की प्रमुखता को, कॉर्ड को हाईलाइट करता है, कॉर्ड स्ट्रक्चर को, क्योंकि अंतर अधिक दिखाई देता है। ताना रिब में EPI ग्रेटर देन PPI और बाना रिब में PPI ग्रेटर देन EPI। ये देखिए
यहाँ पर दो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, एक वार्प मोटा पतला, एक मोटा एक पतला, और वेफ्ट भी एक मोटा एक पतला के रूप में अरेंज किया गया है। ये जो इफेक्ट हमें दिखाई देगा ये एक अलग तरह का कॉर्ड इफेक्ट दिखाई देता है। तीसरी स्थिति, अलग अलग तनावपूर्ण ताना बीम, यानी कि वार्प का टेंशन अलग अलग हो, उपयोग करके स्थायित्व को और अधिक किया जा सकता है। विषम संख्या वाले महीन ताना धागे बहुत महीन होते हैं और कपड़े में सीधे रहते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्थिति दिखाई गई है, एक सेंटर में जो है हाई टेंशन वार्प है और ये जिगजैग जो चल रहा है वो लो टेंशन वार्प है, और ये वेफ्ट की स्थिति भी देखिए इस तरह है। तो इस तरह का जो इफेक्ट है हमें इसमें खुरदरी सतह जो है रिब की हाईलाइट होगी, ये रिब कोड की स्थिति है जो हाईलाइट हो रही है। ये तीनों एक साथ आप देखिए स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस किस तरह आता है, ये देखिए। तो आज के इस लेक्चर में आपने पढ़ा प्लेन वीव एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा कि प्लेन वीव क्या है और उसके डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से उसके डेरिवेटिव्स हैं और वो कैसे बनते हैं, ग्राफ पेपर पर उनको कैसे बनाया जा सकता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।